Yes, so hello everyone, this is CA Tejal Kataria and with lots of energy we are going to start with the third unit of partnership account जिसका रिवीजन हमको करना है मैक्स टू मैक्स 20 to 25 मिनट्स में. लेट्स स्टार्ट. आई होप सो आप लोगों ने एक बार ही सही लेकिन पढ़ा होगा और डायरेक्टली आप रिवीजन लेक्चर देखने के लिए नहीं बैठे होंगे. आई नो बहुत सारे स्टूडेंट ने स्माइल किया होगा कि पता नहीं अब हम लोग तो वैसे डायरेक्टली बैठे हैं रिवीजन लेक्चर के लिए, लेकिन ठीक है. तो अगर आप लोगों ने एक बार पढ़ा होगा तो ये काफी हेल्प करेगा. सो क्या है देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को चैप्टर का नाम क्या है, यूनिट का नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म. रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो हम लोगों ने सेकंड यूनिट में ऑलरेडी देख लिया था. सेक्शन 13, 14, 15 वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी. रजिस्ट्रेशन गुडविल का, ये वो बहुत सारी चीजें, प्रॉपर्टी का कैसे होगा, फिर मिस एप्लीकेशन क्या किया तो क्या होगा, बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी देखी है. अब हम देखने वाले हैं इसमें कुछ चीजें जहां पे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन जो करना है, जिसका जो एप्लीकेशन है वो आपको सेक्शन 58 के अंडर देना होता है. एंड सेक्शन 58 में आप लोगों से क्या क्या मांगा जाएगा, तो फर्म का नाम, आपके फर्म का जो भी प्लेस होगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब जहां पे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे जाएंगे, वो सारी चीजें. इसके अलावा जो भी आप लोग जो भी दूसरा बिजनेस आप कैरी कर रहे होंगे वो सारी चीजें, जो भी पार्टनर्स आपके नए ज्वाइन होंगे, ड्यूरेशन क्या है, जो भी आपके पार्टनर्स हैं उनका नाम, उनका एड्रेस, ये सारी चीजें आपको देनी होंगी. बस ये ध्यान रखना कि आपका जो रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे जो आप नाम लेने वाले हैं, जो भी आपके पार्टनरशिप फर्म का नाम है, उसमें आप लोगों के जो डिजायरेबल नेम होना चाहिए. मतलब क्या, अनडिजायरेबल नेम नहीं चलता है. जैसे अगर आप लिखोगे कि जैसे इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की फर्म है, तो आप लोग ऐसा नहीं लिख सकते कि इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नहीं, ऐसा इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म ऐसा कुछ भी आप नाम नहीं ले सकते. इंडिया, भारत, इस तरीके से, या किंग, क्राउन, एम्पायर, है ना, एम्पायर, इंपीरियल, क्वीन, रॉयल, इस तरीके से आप किसी भी तरीके का वर्ड आप इस्तेमाल नहीं कर सकते. और प्लस अगर आप लोगों को ऐसा कुछ भी करना है तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए. ये यूजुअली आपको मिलेगी नहीं क्योंकि आपकी वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होने वाली है. तो आप लोगों को ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आप लोग अनडिजायरेबल नेम चूज नहीं कर सकते हैं. अब आप लोगों को 58 में आप लोग सारी चीजें देंगे, रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन करेंगे, 59 में आपको रजिस्ट्रेशन मिलने वाला है. तो कैसे होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा उस चीज की जो एंट्री होगी वो कहाँ पे होगी, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स. कंपनीज में होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ROC, यहाँ पे होता है ROF, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स. वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स आपके पास वो उस अपने पास रखेगा और आपको एक सर्टिफिकेशन देगा. अब ध्यान रखना, अगर आप लोगों से कुछ भी उसने मांगा है और आप लोग नहीं दे रहे हैं तो आप लोग के लिए पेनल्टी होगी 100 रुपीज पर डे और दी मतलब पर ईयर ऑफ द डिले और द पार्ट देयर ऑफ रजिस्ट्रेशन की जो भी आपकी पेनल्टी है. ये आपको एग्जाम में इररिलेवेंट है, इतना कुछ रिलेवेंस नहीं रखेगा. एग्जाम में जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आई एक्सपेक्ट कि आपके एग्जाम में आता ही आता है, जो कि होता है ऑन सेक्शन 69. सेक्शन 58, 59 आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, फिर रजिस्ट्रेशन करते हो, फिर उसके बाद आप लोग जो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, मतलब क्या कि आपने अगर आपके पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं किया तो क्या होगा. सिर्फ महाराष्ट्र में पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है. अदर देन महाराष्ट्र आप लोगों को पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी नहीं है. लेकिन अगर आपने आपके पार्टनरशिप को रजिस्टर नहीं किया है तो आपको सेक्शन 69 के तहत जो कॉन्सिक्वेंसेस है नॉन रजिस्ट्रेशन के वो बेयर करने पड़ेंगे. ये एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना है. सबसे पहला जो आपके साथ होगा वो होगा नो सूट इन सिविल कोर्ट. यहाँ पे ध्यान रखना, क्रिमिनल कोर्ट वर्ड नहीं है, सिविल सूट, सिविल कोर्ट लिखा है. मतलब आप किसी भी सिविल मैटर में कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकते अगेंस्ट द को पार्टनर्स और अगेंस्ट द थर्ड पार्टी. मतलब क्या कि ना आप फर्म के अगेंस्ट कोई कर सकते, ना फर्म कर सकता है किसी के अगेंस्ट, ना पार्टनर्स. देखो, फर्म या फिर जो फर्म के जितने भी पार्टनर्स है वो किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाके केस नहीं कर सकता ऑन सिविल मैटर. ये हमेशा ध्यान रखना. अगर आप लोगों को दूसरी चीज, अगर आप लोगों का कोई सेट ऑफ आपको करना है तो 100 रुपए से ज्यादा आप सेट ऑफ नहीं कर सकते. ये 100 रुपए जो है वो 1932 के अकॉर्डिंगली 100 रुपए है, आज के 100 रुपए नहीं है. तो वो अब 100 रुपए है तो है, ठीक है, अब वो वैसे ही एग्जाम में लिखना है. तो अगर आप लोगों का कोई भी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट आपको कोई सेट ऑफ करना है तो
तो 100 रुपए के ऊपर आप नहीं कर सकते। तो पहला क्या था, आप थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई भी सिविल कोर्ट में कोई भी केस नहीं फाइल कर सकते। दूसरा क्या था, दूसरा था कि आप लोग सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते। तीसरा, अग्रीव पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग एनी लीगल एक्शंस अगेंस्ट द अदर पार्टनर ऑफ द फर्म। मतलब कि पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर्स है, उन 4 पार्टनर्स में से एक पार्टनर को बचे हुए 3 पार्टनर्स के अगेंस्ट केस करना है या फर्म के अगेंस्ट केस करना है तो आप वो केस भी नहीं कर सकते। एंड लास्ट इज थर्ड पार्टी कैन स्यू द फर्म। मतलब आप थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते, लेकिन थर्ड पार्टी आपके अगेंस्ट आके केस कर सकता है। ये जो 4 चीजें हैं, ये आपको 4 चीजों पे क्वेश्चंस घुमा के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। अब एग्जाम में बहुत बार ये तो बहुत फेवरेट होता है जहां पे आपको एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा कि जो आपका अज्यूम करो ये केस स्टडी एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान से समझना। ऐसा एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा कि एबीसी फर्म है जो आप रजिस्टर्ड नहीं थी और कुछ फ्रॉड हुआ, उनको थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस करना है, क्या वो कर सकते हैं क्या? अब आपका एक आंसर आएगा। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि अगर पार्टी ने जो पार्टनर्स है उन्होंने अपने फर्म को फ्रॉड होने के बाद रजिस्टर किया है, क्या उसके बाद वो उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो ध्यान से समझो, जो भी पार्टनर्स है, जो पार्टनर्स आपके पार्टनरशिप फर्म में है, वो सारे पार्टनर्स अगर रजिस्टर्ड है, वो पार्टनरशिप फर्म अगर रजिस्टर्ड है तो वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप लोग रजिस्टर्ड नहीं थे तो केस नहीं कर सकते, लेकिन कांड हुए और उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन किया फिर भी चलेगा। आप बाद में जाके उसके ऊपर केस ठोको, कोई आपको पाबंदी नहीं है, कोई आपको रोकेगा नहीं। तो रजिस्ट्रेशन बाद में भी आप कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कभी भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जाम में लेकिन ये ध्यान रखना है, जितने पार्टनर्स आपके पार्टनरशिप फर्म में हैं जो उसके अगेंस्ट केस कर रहे हैं या फर्म केस कर रहा है, तो सारे के सारे पार्टनर्स जो है वो रजिस्टर्ड होना जरूरी है, मैंडेटरी है, ये यहाँ पे उनको बोलना है। अब कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं, मतलब क्या कि नॉन रजिस्ट्रेशन में आपको बोला गया कि आप ये चीजें नहीं कर सकते, आप फाइल नहीं कर सकते केस, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कर सकते। कौन कौन सी? सबसे पहला, द राइट ऑफ द थर्ड पार्टीज टू स्यू द फर्म और द एनी अदर पार्टनर। ये ऑलरेडी देख लिया कि बाहर की पार्टी आपके अगेंस्ट केस कर सकता है। दूसरा, जो पार्टनर्स है वो लोग जब डिसोल्यूशन है तो आपको कोर्ट में लेके जा सकते हैं कि फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। जो पार्टनर्स है, जो उनमें से एक पार्टनर बचे हुए 3 पार्टनर्स के अगेंस्ट भले ही केस नहीं फाइल कर सकता, लेकिन जो एक पार्टनर है वो क्या कर सकता है, कोर्ट में लेके जा सकता है और बोल सकता है हमको फर्म का डिसोल्यूशन करना है। ये राइट आपको दिया गया है कि आप डिसोल्यूशन के लिए बोल सकते हो कोर्ट को। आप बोल सकते हो कि मुझे अकाउंट्स चाहिए, जो भी आपकी फर्म, आपको प्रॉपर्टी जो भी है उसके आपको स्टेटमेंट चाहिए, आप सेटलमेंट करना चाहते हो, ये सारे राइट आपके पास दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास द पावर ऑफ ऑफिशियल असाइनी आपको अपॉइंट किया जाएगा, अगर आपने डिसोल्यूशन के लिए बोला है तो एक ऑफिशियल असाइनी रहेगा जो क्या करेगा, ऑफिशियल असाइनी जो रिसीवर है कोर्ट का, वो आपकी प्रॉपर्टी को, मतलब आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, या अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है तो वो देखेगा, अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल करके जो आपको पैसा देना है, लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है तो वो देखेगा। तो ये सारी चीजों का जो एक्शन है, ये सारी चीजों के एक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? ऑफिशियल असाइनी आप लोग के लिए असाइन किया जा सकता है। इसके अलावा द राइट टू स्यू और क्लेम द सेट ऑफ अप टू द वैल्यू नॉट एक्सीडिंग ₹100, नॉट एक्सीडिंग ₹100, ये बोला गया है कि 100 रुपीज से ज्यादा आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। उसके बाद मतलब 100 रुपीज तक आप सेट ऑफ कर सकते हैं, ये उनको बोलना है। एंड लास्ट इज द राइट टू सूट द प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ऐसा भी हो सकता है कि किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो आपके फर्म के अगेंस्ट आके केस करे और आपकी प्रॉपर्टी और ये सारी चीजों को रियलाइज करने के लिए बोले। ये सारे आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, ये सारे राइट आप लोगों के पास होंगे ही होंगे, ये आपको बोला गया है। तो 4 चीजें होंगी, मैंने सारी चीजों को कवर किया, 1 मिनट में पूरा सम अप कर रही हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहला, जो भी पार्टनर्स है, जो भी पार्टनरशिप फर्म है, उनके अगेंस्ट थर्ड पार्टी आगे केस कर सकती है, लेकिन जो पार्टनर्स है, पार्टनरशिप फर्म है, वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस नहीं कर सकता। तीसरा सेट ऑफ 100 रुपीज से ज्यादा आप नहीं कर सकते। एंड लास्ट वॉज दी, कौन सा था लास्ट जो बीच में हमने पॉइंट कौन सा छोड़ा रे? हाँ, अग्रीव पार्टी, जो पार्टनरशिप फर्म का जो अग्रीव पार्टी है वो लीगल एक्शन नहीं लेगा, लेकिन ध्यान रखना ये सिविल कोर्ट के केस में ही बोला है, क्रिमिनल एक्शंस की यहाँ पर हम लोग किसी भी तरीके की कोई बात नहीं कर रहे। इसके बाद जो अगली चीजें जो आप कर सकते हो, एक तो 100 रुपीज का सेट ऑफ, दूसरा आप चाहे तो बाद में जाके पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कर लो कांड होने के बाद, और फिर
केस ठोको चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर इवन खुद पार्टनर भी रियलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स के लिए बोल सकता है, यानी कि आपके फर्म के डिसोल्यूशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है कोर्ट में जाके। ये सारी चीजें आपको मिलेगी कहाँ, सेक्शन 69। उसके बाद आता है डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये जो डिफरेंशिएशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म मतलब क्या कि देखो 4 पार्टनर्स है, चारों के चारों पार्टनर्स एक दूसरे के साथ बात ही नहीं कर रहे, सबको फर्म को बंद करना है, तो वो डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म ही हो जाएगा, मतलब सबके सब चले गए। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप मतलब क्या कि मे बी आपका कोई पर्पस था वो आपका फुलफिल हुआ, लेकिन आप लोगों में से या एक पार्टनर चला गया, लेकिन बचे हुए 3 पार्टनर है, तो आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई है, लेकिन फर्म में भी कंटिन्यू हो सकता है। सेम नाम से आप 3 पार्टनर्स आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म मतलब सब कुछ ही बंद होना, फर्म का नाम ही खत्म होना, सारी चीजें खत्म होना। एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप मतलब क्या, सिर्फ एक हाथ पार्टनर का ही चले जाना या बचे हुए सारे पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिकंस्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, आप बोल सकते हो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, लेकिन डिसकंटिन्यूएशन पूरी तरीके से इज डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म होने के बाद आपका वाइंडिंग अप की रिक्वेस्ट हो सकती है, आपके प्रॉपर्टीज को आप रियलाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका रिकंस्टिट्यूशन में आप रिवैल्यूएशन करोगे। देखो यहाँ पे डिफरेंस है रियलाइजेशन एंड रिवैल्यूएशन। रियलाइजेशन मतलब सेल ऑफ करना, रिवैल्यूएशन मतलब आप लोग बस रिकंस्टिट्यूशन हुआ है तो आप बस अकाउंट्स में आपके अमाउंट्स में हेराफेरी करने वाले। डिसोल्यूशन जो है वो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकता। इसके बाद यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इंक्लूड्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, आपको अलग से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट कंस्टिट्यूट इट एज अ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। ये 12th स्टैंडर्ड का लैंग्वेज है बट ठीक है। उसके अलावा इट इन्वॉल्व्स द फाइनल क्लोजर ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट विल नॉट, क्योंकि आपकी फर्म कंटिन्यू होगी। ये हो गया आपका मेन डिफरेंशिएशन जो एग्जाम में आएगा। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन सेक्शन 40 से लेके सेक्शन 44 तक 2 तरीके से डिसोल्यूशन हो सकता है। एक तो डिसोल्यूशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और द वॉलेंट्री डिसोल्यूशन, मतलब क्या पार्टनर्स खुद आते हैं, डिसाइड कर लेते हैं और वॉलेंट्री वो अपना खत्म करना चाहते हैं, या फिर कोर्ट आके आपको बोलेगा कि डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। तो डिसोल्यूशन कैसे कैसे होगा, देखो 4 टाइप से डिसोल्यूशन होगा। सबसे पहला डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब सारे पार्टनर्स का कंसेंट है, एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ था, खत्म हो गई बात, आपका फर्म डिसोल्यूशन में चला जाएगा। उसके बाद कंपनी कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन में क्या होगा, देखो एक तो सबसे पहला तो ऑल द पार्टनर्स, यहाँ पे एक जो है by adjudication of all the partners or of all of the partners but one as a insolvent और हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टन इवेंट्स और दी अनलॉफुल आपका बिजनेस हो गया, या मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपके फर्म को ही वो लोग ऐसा बोल देंगे कि आपके फर्म कंटिन्यू नहीं कर सकती। जैसे या तो आपने कोई आपका बिजनेस है, आप कंटिन्यू कर रहे थे, जैसे प्लास्टिक आप मैन्युफैक्चर कर रहे थे, लेकिन अचानक से गवर्नमेंट ने बोल दिया स्टैट्यूट के अंडर कि प्लास्टिक आज से बैन है, तो फिर आपका बिजनेस अनलॉफुल हो गया, तो आपको कंपलसरी आपके ऊपर, आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, आपका बिजनेस कंपलसरी आपको डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। तो कंपलसरी डिसोल्यूशन होगा सेक्शन 41, सेक्शन 40 जहां पे आप लोगों के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली होगा, सेक्शन 41 जहां पे कंपलसरी डिसोल्यूशन होगा, सेक्शन उसके बाद आता है 42 जहां पे आपके सर्टेन कॉन्टिजेंसी जो है वो हैपन होने की वजह से, मतलब क्या, कोई कॉन्टिजेंट इवेंट मतलब क्या होता है, कोई आपका एक इवेंट है जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो आपका एक डिसाइड नहीं है कि ऐसा ही होगा, तो कॉन्टिजेंट कोई भी इवेंट होता है तो फिर आपका फर्म जो है आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा है वेयर द फर्म कंस्टिट्यूटेड फॉर द फिक्स टर्म। अभी फिक्स टर्म है, आपका इवेंट हो गया, फिक्स टर्म था 4 साल का, 4 साल खत्म हो गया, आपको फर्म बंद करना पड़ेगा। या फिर कोई पार्टनर्स है जिनकी डेथ हो गई है, या फिर ऐसा है कि कोई पार्टनर है उसको आपने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है, वो पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है। एंड लास्ट इज कि ऐसा कोई भी चीजें हुई है जहां पे आपका जो बिजनेस आप कैरी कर रहे हो वही अनलॉफुल डिक्लेयर हुआ है, तो फिर ये सारी चीजों में, या फिर आपका जो बिजनेस है वो आपका जो पर्पस था वो कंप्लीट हो गया, यहाँ पे ड्यूरेशन कंप्लीट है, ड्यूरेशन कंप्लीट है, एंड यहाँ पे जो भी आप एडवेंचर या अंडरटेकिंग आप कर रहे थे वो कंप्लीट है, यानी कि पर्पस आपका कंप्लीट है। इसके बाद ये जो 4 चीजें हैं, ये 4 चीजें होने की वजह से भी आपके कोई इवेंट हो गए, ये चारों में से इवेंट हुआ तो आपका कंपलसरी क्या है, आपका डिसोल्यूशन हो सकता है। इसके अलावा मतलब आप
कोर्ट बोल सकता है या तो वॉलेंट्री डिसोल्यूशन हो सकता है। इसके अलावा लास्ट है पार्टनरशिप एट विल, सेक्शन 43 के अंडर आपका डिसोल्यूशन होगा। सेक्शन 47 बात करता है पार्टनरशिप एट विल की, यानी कि क्या पार्टनरशिप एट विल मतलब क्या, वहां पे कोई फिक्स ड्यूरेशन आपका नहीं है। तो पार्टनरशिप एट विल जो होता है, अगर वो नोटिस देके डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ अ पार्टनरशिप बाय अ पार्टनरशिप एट विल, जो कि होगा आपका सेक्शन 43 में। लेकिन ध्यान रखना, जो भी आप नोटिस दोगे पार्टनरशिप एट विल में, कोई पार्टनर जाके छोड़ के जाना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी फर्म में भी बंद भी हो सकती है, मे भी पार्टनरशिप भी खत्म हो सकती है। तो आप जब डिसोल्यूशन होगा आपका, जब आप लोगों का डिसोल्यूशन पार्टनरशिप एट विल की वजह से डिसोल्यूशन हो रहा है, तो आपको नोटिस देना पड़ेगा। वो जो नोटिस होगा उसमें कंपलसरी डेट मेंशन होना जरूरी है, डेट मेंशन होना जरूरी है। और अगर डेट मेंशन नहीं होगा तो जिस दिन वो नोटिस दी गई है उस दिन आपका डिसोल्यूशन माना जाएगा। इसके बाद ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 44, जो कि कोर्ट डिसोल्यूशन करवाएगा। कोर्ट डिसोल्यूशन सबसे पहले करवाएगा अगर कोई भी इंसैनिटी या अनसाउंड माइंड का बंदा है। मतलब क्या, पार्टनर अगर ऐसा है कि वो जो भी पार्टनर है, लेकिन हाँ ध्यान रखना, नॉट अ स्लीपिंग पार्टनर, मतलब एक्टिव पार्टनर ही अगर अनसाउंड हो जाता है एंड कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये बंदा अनसाउंड माइंड का है, तो फिर आपका कोर्ट डिसोल्यूशन करने के लिए आपको बोलेगा। दूसरा, परमानेंट इनकैपेसिटी, परमानेंट होना चाहिए। टेम्पररी पैरालिसिस हो रहा है, वो आप लोग यहाँ पे नहीं लेके आ सकते। परमानेंटली उसका कैपेसिटी खत्म हो चुका है टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, देन इन दैट सिचुएशन डिसोल्यूशन ऑफ अ कोर्ट, आपको मतलब डिसोल्यूशन ऑफ अ कोर्ट के सेक्शन 44 के अंडर आप लोग ये क्लॉज के अंडर, ये सेक्शन के अंडर आप लोग को कंपलसरी खत्म करना होगा, आपका बिजनेस का डिसोल्यूशन करना होगा। तीसरा आता है मिसकॉन्डक्ट। मिसकॉन्डक्ट मतलब आप कोई भी गलत काम कर रहे हैं जो कि आप लोगों, और आप उस मिसकॉन्डक्ट के लिए पकड़े गए, तो फिर आप गिल्टी अगर माने जाते हो तो फिर आप लोगों को कंपलसरी डिसोल्यूशन है, कोर्ट सीधा बोल देगा खत्म करना है, डिसोल्यूशन करना है। उसके बाद परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, इस पे एक क्वेश्चन आता है। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट मतलब आपके एग्रीमेंट में जो भी आपके ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, या जो भी आपने काम बोले हुए, जैसे आपने मे बी चोरी करना स्टार्ट किया है, आपने अकाउंट्स प्रॉपरली नहीं आप मेंटेन कर रहे हो, या फिर आप ऐसे कोई होल्डिंग द मोर कैश देन अलाउड, जो आपकी अथॉरिटी है उसके बियॉन्ड जाके आप चीजें कर रहे हो जो कि गलत है, जो कि नेसेसरी भी नहीं है, या फिर आप जो भी रिफ्यूजल टू शो द अकाउंट्स डिस्पाइट ऑफ द रिक्वेस्टेड, मतलब क्या रिपीटेड रिक्वेस्टेड, मतलब सामने वाला आपका अकाउंट्स के लिए बोल रहा है कि अकाउंट्स दे, लेकिन आप देना ही नहीं चाहते। तो ये चारों सिचुएशंस में क्या होगा, आप लोग जो है परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूअस, विलफुली, आप जब अगर कंटिन्यूअसली अगर आप लोग कोई भी ब्रिज कर रहे हो, तो फिर इन दैट सिचुएशन आप लोगों को कोर्ट सीधा बोल देगा कि आपको बिजनेस बंद करना होगा। इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, देखो यहाँ से ध्यान से समझो, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या, आप लोग, आपका जो शेयर होता है आप लोग किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हो। ये ऑलरेडी हमने सेक्शन 29 में देखा था। लेकिन सेक्शन 29 ये भी बोलता है कि जब आप ट्रांसफर करते हो आपका इंटरेस्ट, उस टाइम पे सामने वाला जो बंदा है वो आपके मैनेजमेंट में, डे टू डे मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है जहाँ पे आपने पूरी तरीके से इंटरेस्ट आपका जो है बिजनेस का वो सोल्ड कर दिया है, तो फिर डिसोल्यूशन कोर्ट सीधा बोल सकता है डिसोल्यूशन करो। इसके अलावा परपेचुअल एंड कंटिन्यूअस लॉसेस, आपकी फर्म कोई प्रॉफिट ही नहीं कर रही, लॉस कर रही है बार बार, अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है, अगर ऐसा कुछ दिखता है कोर्ट को तो ठीक है, अदरवाइज कोर्ट कंटिन्यूअस बेसिस पे जो लॉसेस होते हैं उसके एंटरटेन नहीं करेगा। एंड इसके अलावा जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, ये ऐसा शस्त्र होता है गवर्नमेंट के पास या कोर्ट के पास जिसके अंडर कुछ भी वो ले सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आएगा डेडलॉक इन मैनेजमेंट, वेयर द पार्टनर्स आर नॉट इन अ टॉकिंग टर्म्स टू विद ईच अदर। मतलब क्या, चार पार्टनर्स है, चार पार्टनर एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते, बात भी नहीं कर रहे, तो फिर कोर्ट सीधा बना कर देगा। लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम मतलब क्या, कि आप लोगों का जो मेन बेस है या जो पर्पज है आपका वही खत्म कर रहे हो आप लोग। गैम्बलिंग बाय द पार्टनर्स ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, आप लोग कोई भी गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, तो ये सारे जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड अगर लगते हैं कोर्ट को, तो फिर वो आपके फर्म को क्या बोल सकते हैं, सीधा डिसॉल्व करने के लिए बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको समरी दिख रही है, सबसे पहला तो सेक्शन 42, 43 एंड देन 44, जहाँ पे एक तो आपको वॉलेंट्री आप कर सकते हो, कैसे कैसे, या तो एग्रीमेंट से करो या फिर आप डिसोल्यूशन, कंपलसरी डिसोल्यूशन करो, कोई सर्टेन इवेंट हो सकता है या फिर नोटिस आएगा पार्टनरशिप एट विल के केस में। तो ये चार सिचुएशन में वॉलेंट्री पार्टनर्स में भी डिसॉल्व कर देंगे, या तो फिर कोर्ट बोलेगा, कोर्ट सेक्शन 44 में बोलेगा कौन से सिचुएशन में, इंसैनिटी, मिसकॉन्डक्ट, परमानेंट डिसेबिलिटी, ब्रिच एंड ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, कंटिन्यूअस लॉस एंड जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स के तहत वो बोल सकता है कि आप लोगों का फर्म आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा। एंड लास्ट पार्ट जो है वो है कॉन्सिक्वेंसेस। अब अगर डिसॉल्व हो गई फर्म
तो क्या होगा ये बताया गया है सेक्शन 45 से लेके सेक्शन 55 के अंडर, जो जिसमें सबसे पहला आता है लाइबिलिटीज फॉर द एक्ट्स ऑफ द पार्टनर्स डन आफ्टर द डिसोल्यूशन। सबसे पहले तो आपको ऑब्वियसली बात है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, जो भी आपकी लाइबिलिटीज होगी उनको पे ऑफ करना पड़ेगा। जब पे ऑफ कर रहे हो तो आप पार्टनर्स जो है वो जॉइंटली एंड सेवरली लायबल है, जॉइंटली एंड सेवरली लायबल है। तीसरा पार्ट, अगर कोई ऐसा लायबिलिटी है कि आप लोग अगर फर्म की प्रॉपर्टी से फुलफिल नहीं कर पाए तो पार्टनर्स की जो प्रॉपर्टी है वो भी आपको लेनी पड़ेगी एंड देन यू नीड टू पे ऑफ ऑल द लायबिलिटीज। तो उन्होंने लायबिलिटीज बोला हुआ है। इसके अलावा जो पार्टनर्स के पास जो राइट होगा, मतलब क्या कि अगर आपके फर्म डिसॉल्व हो जाता है, जो अगर किसी का डेथ हो गया है तो डेथ हुआ है तो कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा तो उसके पास वो राइट है कि वो आपको आके मांगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है वो बताओ। कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग अप, मतलब क्या कि जो भी पार्टनर्स के पास जो राइट थे, अथॉरिटीज थी, वो आप लोग जब तक आपकी फर्म पूरी तरीके से खत्म नहीं होती तब तक आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। एंड लास्ट इज मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि थर्ड पार्टी के डेट्स को पे करो, फिर उसके बाद आपके कैपिटल को पे ऑफ करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने आपको एक पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का सम दिया था एंड कैलकुलेशंस करवाए थे। यहाँ पे आपको पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन के कैपिटल बेस्ड कुछ चीजें दी गई है। एंड लास्ट सेक्शन 49, सीधी सी बात है, आपके जितने भी डेट्स है वो सारे आपको पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई पार्टनर ऐसा है कि जिसका पर्सनल डेट है और कोई फर्म का भी डेट है तो फिर आप लोगों के पास जो है, जो आपकी फर्म की प्रॉपर्टी है वो आपके फर्म के डेट के लिए पहले इस्तेमाल करी जाएगी और उसके बाद बची हुई अपने पर्सनल डेट के लिए। लेकिन जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो पहले पर्सनल जो भी उसकी लायबिलिटी होगी उसके लिए पे ऑफ करी जाएगी एंड उसके बाद फर्म के लायबिलिटीज के लिए या डेट के लिए पे ऑफ करी जाएगी। तो इस पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है सेक्शन 49। तो इस तरीके से हमारा रिवीजन खत्म हो चुका है। हम लोग मिलेंगे अगले पार्ट में जो कि होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिवीजन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।